अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 27 दिसंबर का दिन पाकिस्तानी तारीख में हमेशा एक ऐसे कर्ब, एक ऐसे दुख और एक गम के दिन के तौर पर देखा जाएगा जब मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दी का निशाना बनाते हुए शहीद कर दिया गया। और दहशतगर्दों ने जुल्फिकार अली भुट्टो की उस तकरीर को सच साबित कर दिया कि जिसकी पेशन गोई उन्होंने फांसी के फंदे पर झूलने से महज 2 साल कबल की थी। मैं पाकिस्तान के लिए जान दूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए जान दूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी करूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी करूंगा। आज से ठीक 15 साल कबल रावलपिंडी के लियाकत बाग में बेनजीर भुट्टो को दिन दिहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया और जुल्फिकार अली भुट्टो की पिंकी इस मुल्क की अवाम को सोगवार कर गई। Person, but not an idea. You can exile a person, but not an idea. लोग कहेंगे अवाम हीरो हीरो, बाकी सब 0-0। अवाम हीरो हीरो, बाकी सब 0-0। वो दिन और आज का दिन गुजरे तो महज 15 साल हैं, मगर इन 15 सालों में बहुत बार ऐसे मौके आए कि जब अगर बेनजीर भुट्टो होती तो शायद पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। 1988 में पहली खातून वजीर आजम का हल्फ लिया तो उनके खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे से लेकर कत्ल की धमकियां तक दी गईं। बेनजीर भुट्टो को कैद और बंद की सोबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी और औरत की हुक्मरानी के हवाले से फतवे भी, मगर बेनजीर भुट्टो ने हार ना मानी। उनके सियासी मुखालिफिन में सर फहरिस्त नवाज शरीफ साहब रहे। बबांगे दहल उनके किरदार कशी भी की और अस्करी इदारों के साथ मिलकर साजिशें भी। ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए, मुझे बतौर किसी खाते में नहीं आया था। मगर फिर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो मुल्क को आमरीत से बाहर निकालने और अपने सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ के साथ मिलकर 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया। अपने बदतरीन सियासी मुखालिफ को टेबल पर बैठने पर मजबूर किया। उनके मुखालिफिन इसे डील करार देते रहे, लेकिन अगर बेनजीर भुट्टो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ मुज़ाकराती अमल ना शुरू करती तो ये भी बहरहाल अपने तई हकीकत है कि नवाज शरीफ तीसरी बार कभी भी वजीर आजम ना बन सकते। 15 साल कबल आज ही के दिन उन्हें लियाकत बाग जलसे से खिताब के बाद वापसी पर दिन की रोशनी में शहीद कर दिया गया। तकरीबन 10 साल से कत्ल का मुकदमा चल रहा है। इस दौरान 8 जज तब्दील हुए। पुलिस और FIA ने 6 चालान अदालत में जमा करवाए। 141 गवाहान की फहरिस्त में से 68 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद असगर खान ने 31 अगस्त 2017 को केस का फैसला सुनाते हुए 5 मुल्जिमान रफाकत हुसैन, हसनैन गुल, शेर जमान, रशीद अहमद और एतजाज शाह को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया, जबकि पुलिस अफसरान CPO सऊद अजीज और SP खुरम शहजाद को मुजरमाना गफलत का मुर्तकिब करार देते हुए 17 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। नाज़रीन, अदालत का यह कहना था कि सिक्योरिटी का इंतजाम बेहतर होता तो बेनजीर भुट्टो के कत्ल को रोका जा सकता था, जबकि सजा पाने वाले पुलिस अफसरान ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिसे आसिफ अली जरदारी ने भी अदालत से बरी होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ रुजू कर रखा है। आज बेनजीर भुट्टो के 15वीं यौमी शहादत पर घड़ी खुदा बख्श में लाड़काना में उनके साहबजादे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने अपने तवील खिताब में जमहूरियत, इस्टेब्लिशमेंट, दहशतगर्दी और साबिक वजीर आजम इमरान खान का तफसीली जिक्र किया। बिलावल भुट्टो ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि वो आए और असेंबली में बैठकर ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। आए पार्लियामेंट में आए और अपने आप को लीडर कहते हो, सियासतदान कहते हो, जमहूरी पसंद मानते हो, तो आए पार्लियामेंट में बैठे अपना काम करें। तूने पहले दिन से नखरे करने शुरू कर दिए, बाहर रोना करना शुरू कर दिया। आए पार्लियामेंट का हिस्सा बनो। यू आर अ स्ट्रेंजर टू द हाउस। आप आए, हाउस में आए, फिर हुकूमत, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सके। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगाने वाली 2 बार मुंतखब वजीर आजम के साहबजादे ने बबांगे दहल कहा कि पहली बार अदम एतमाद के जरिए वजीर आजम को घर भेजा। इमरान खान को अमरीकी सदर ने नहीं, जियालों ने निकाला। ये बंद कमरों की साजिश नहीं, बल्कि हमने सड़कों पर खड़े होकर अपना हदफ हासिल कर दिखाया। ये तारीख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी लिखा कि पहली बार अदम एतमाद के थ्रू पार्लियामान ने एक वजीर आजम को घर भेजा। कहते हैं कि अमेरिका का सदर ने मुझे निकाला। व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, बिलावल हाउस का साजिश ने आपको निकाला। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी के जिक्र पर एक बार फिर इमरान खान को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि मैं सवाल पूछता हूं कि किसने
खिलाड़ी को इजाजत दी कि इन दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेके, उनके पांव पकड़कर मिन्नतें करके मुज़ाकरात शुरू करे। किसने उनको इजाजत दी कि वो उनको पैर पकड़ के मुज़ाकरात शुरू की, पार्लियामान के पूछे बगैर, कि दहशतगर्दों का पांव पकड़ के मुज़ाकरात शुरू करे। बिलावल भुट्टो का तीसरा हदफ गालिबन वो फरीक था कि जो वजीर आजम से ज्यादा शायद बाइख्तियार है। उन्होंने नाम लिए बगैर इस फरीक के सामने चंद सवाल रखे। उनका कहना था कि हमारे पास कैद दहशतगर्दों को किसने जेलों से रिहा करने की इजाजत दी, किसने अफगानिस्तान की जेलों से रिहा होने वाले दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस आने की दावत दी, किसने दहशतगर्दों को पाकिस्तान के जेल से निकाला, किसने ये इजाजत दी कि अफगानिस्तान में जो थे, जो वहां से जेल के निकल गए, उनको भी दावत दे, उनको भी इधर यहां बसने दे। बिलावल भुट्टो एक बार फिर तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में अपना किरदार अदा करने की दावत दे रहे हैं। गो के लहजा तल्ख है, मगर ये पेशकश जमहूरियत की रूह के ऐन मुताबिक है। क्या तहरीक इंसाफ इस पेशकश को कबूल कर सकती है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर खारजा और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं। कुरैशी साहब, फरमाए दीजिएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज खुले बंदों दावत दी है कि आइए पार्लियामान का हिस्सा एक बार फिर बनिए। मेहर, पहली बात तो है कि बिलावल को पहले अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना चाहिए और अपने जो मुख्तलिफ हलीफ है ना पीडीएम के, उनसे मशावरत करनी चाहिए, क्योंकि हमें वहां से मुख्तलिफ सिग्नल्स आ रहे हैं। कुछ दावत देते हैं और कुछ दावत से कतराते हैं, कुछ इंतखाबात चाहते हैं और कुछ इंतखाबात में ताखीर के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिलावल को पहले अपनी सफ़ों को ढूंढना चाहिए कि उनके अंदर कोई यकसुई है, नंबर एक। नंबर दो, क्या उनके पास ये अख्तियार है? उनके पास ये अख्तियार है? मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम की क़यादत ने उनको अख्तियार दिया है। वो पीडीएम का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन वो तो 12-13 जमातें हैं और 13 की जो है ना डायरेक्शन वो मुख्तलिफ है, अपने अपने मफादात हैं। अगली बात, हम पार्लियामेंट में हमने हमेशा कहा है कि अगर इस्लाहात दरकार हैं तो हम इस्लाहात के लिए बैठकर तावन करने के लिए तैयार हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। लेकिन आप अपनी संजीदगी का मुजाहरा करें, और संजीदगी इस तरह होगी कि आप बता दें कि इंतखाबात हम फला तारीख तक करवाने का इरादा रखते हैं, तो उसको बुनियाद बनाकर हम बैठ जाते हैं और आगे देखते हैं कि इस्लाहात क्या दरकार है इंतखाबात को शफाफ और काबिले कबूल करने के लिए। मगर शाह जी, ये इस्लाहात जो हैं ये पार्लियामान से बाहर बैठ के तो नहीं कर सकते। क्या आपको इस दावत पर लपक के इस दावत को थाम नहीं लेना चाहिए, गिवन द करंट सिचुएशन और जिस बंद गली में आप फंसे दिखाई दे रहे हैं? महज ये सियासी तकरीर है, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि शोबताबाजी है और इसमें हकायक इसके बरक्स है। वो जानते हैं कि वो अभी, देखिए, वो चाहते क्या है, वो ताखीर चाहते हैं। वो ताखीर क्यों चाहते हैं? वो ताखीर इसलिए चाहते हैं कि एक, वो इस वक्त आवाम का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। वो देख रहे हैं कि मईशत का बुरा हाल है, 8 महीने की कारकर्दगी सिफर है। और तीसरी चीज, वो चाहते हैं कि अपने केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। जब तक ये नहीं होता, वो चाहते हैं गुफ्तशुनीद हो, बातचीत हो और मामलात यूं के तू रहे। मगर शाह जी, उन्होंने बहरहाल जो बाद में मुतनब्बे किया वो सब कुछ तो होते दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा नखरे किए या साजिशें की तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। ये वार्निंग दी उन्होंने कि आपके साथ जो होगा, मुस्कुराते हुए गो के उन्होंने कहा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हो तो रहा है। पहली बात तो ये है कि हम नखरे नहीं कर रहे। हम त्यारतदारी से, हमारी राय में, मुल्क का आगे बढ़ने का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। हम कोई इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे। देखिए, आपसे हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है ना, हमारी एक राय है, हमारी राय में इनके पास हल नहीं है। वो बुनियादी तौर पर उन चीजों पर तवज्जो दें जिनकी उनको जिम्मेदारी आयद की गई है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं और उसकी वजह से मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर जन्म ले रही है। वो काबुल तक तो गई नहीं है। तो बुनियादी उनकी जिम्मेदारी है, बसीयत वजीर खारजा, वो तो निभा नहीं पा रहे हैं और हमें मशवरे दे रहे हैं।
मगर कुरैशी साहब वजीर खारजा भी रह चुके हैं। आज बड़े जारहाना अंदाज में बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम तर मलबा और जिम्मेदारी आपकी हुकूमत इमरान खान पे डाली। उन्होंने पूछा कि टीटीपी को किसके कहने पे एंगेज किया, क्यों घुटने टेके, और उसके बाद उन्होंने कहा मिन्नतें मांग के मुज़ाकरात करने पे किसने कहा। सर, आप जो मुशावरती अमल भी आपके दौर में हुआ, इमरान खान उसका हिस्सा नहीं बने और बाद जहाँ हमने सब कुछ देखा, क्या इसकी कुछ जिम्मेदारी आप लोग लेने को तैयार हैं? गलत बात कर रहे हैं और कौम को धोखा दे रहे हैं। नंबर एक, आपने बैसियत कौम एक कंसेंसस बिल्ड हुआ कि आगे बढ़ने का तरीका पॉलिटिकल सोल्यूशन है, मिलिट्री सोल्यूशन नाकाम हुआ है और पाकिस्तान में नहीं सिर्फ इंटरनेशनल ओपिनियन ये बना कि वे फॉरवर्ड इज ए पॉलिटिकल सेटलमेंट। पॉलिटिकल सेटलमेंट तो मुज़ाकरात के जरिए होता है ना, नंबर एक। नंबर दो, वहां जो हुकूमत आई उन्होंने ये इशारा दिया कि वो नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ बिलखुसूस या किसी और मुल्क के खिलाफ बिलूम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो। नंबर तीन, जो गुफ्तगू होती रही उनको ब्रीफिंग्स मिलती रही, असेंबली में इन कैमरा सेशन किए गए जिसमें आर्मी चीफ खुद तशरीफ लाए, DGISI ने ब्रीफिंग्स दी, खान साहब जिसमें ब्रीफिंग्स का हिस्सा थे, उनको हर कदम पर एतमाद में लिया गया। किसने कहा है? इमरान खान पे इल्जाम लगाना आज अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के मुतरादिफ है। कुरैशी साहब, मगर मसला तो आज भी वही है कि दहशतगर्दी से लेके मुईशत और फिर इलेक्शंस तक के मसाइल का हल है और वो हल सिर्फ पार्लियामान में है। जिसकी तरफ आप दावत जो दी जा रही है उसको संजीदा नहीं ले रहे, तो किसकी तरफ से दावत आएगी तो आप संजीदा महसूस करेंगे? देखिए, उनकी जो दावत है, पहली बात तो ये है कि उनकी तो ये दावत होती नहीं है, दावत देंगे तो वजीर आजम देंगे, ठीक है। बिलावल के पास ये इख्तियार नहीं है, वो तो शहबाज शरीफ की काबीना के एक वजीर हैं और उनके पास ये इख्तियार नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, दहशतगर्दी के लिए एक नेशनल कंसेंसस पहले ही मौजूद है और कौम मुत्तफिक है कि हमने दहशतगर्दी पर हम इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने का इरादा हमने पहले भी किया है। हमारी अफवाज ने भी उसमें अपना किरदार अदा किया है, बड़ी हिम्मत से उन्होंने इनको वहां से उनका सफाया किया और आइंदा भी उसके लिए कौम, लेकिन उसके लिए हुकूमत की अपनी तरजीहात जी इस वक्त ना दहशतगर्दी से निपटना है न मईशत को संभालना है, उनके तो जाती एजेंडाज हैं जिस पर वो काम कर रहे हैं। सर, तरजीहात के ऊपर भी बिलावल साहब ने याद दिलाया कि 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है और तख्ते लाहौर का तमाशा चल रहा है। उन्होंने बताया कि 30 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है, 10 अरब GDP उड़ गया है और GT रोड का खेल तमाशा चलता रहा है। जमात का हिस्सा रहे हैं, क्या बिलावल साहब अपने वालिद के किरदार से लाइल्म है? मैं वो याद कर रहा हूँ कि लाहौर का तमाशा किसने लगाया, लाहौर डेरे किसने जमाए, MPS से राब्ते कौन कर रहा है, बोलियां कौन लगा रहा है, एतमाद के वोट से रोकने की तलकीन कौन कर रहा है, काफ लीग को तोड़ने के लिए चौधरी शुजात से नशिस्तें कौन कर रहा है, उनके वालिद कर रहे हैं। अगर सैलाब डूबा हुआ सिंध डूबा हुआ है तो ये 10 साल 14 साल से मुसलसल हुकूमत है सिंध में पीपल्स पार्टी की, क्या वो जो निकासी आपके जो मंसूबे थे, जो उनके ड्रेन्स थे, उनको चोक जो हुआ था उसको किसने दुरुस्त करना था, वहां ड्रेनेज का सिस्टम किसने ठीक करना था, जो इमदाद आई वो मुख्तलिफ इनके मेंबर्स और वुज़रा के घरों से टेंट्स और कंबल और चीजें वहां से बरामद हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? जो पैसा तकसीम किया गया इसमें लूट मार हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? मगर शाह जी, आपने पिछले इंटरव्यू में हमें ये बताया था कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खुद मायूस हो गए हैं मुज़ाकरात की नशिस्तों से, तो अभी भी वो मायूसी के आलम में ही है, क्या ये सिलसिला खत्म हो चुका है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट से तो इस वक्त हमारा कोई राब्ता नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट तो खुद कह रही है कि वो ए पॉलिटिकल हो गए हैं। तो अगर वो ए पॉलिटिकल हैं और वो सियासत में मदाखलत नहीं करना चाहते तो फिर हम उनसे राब्ता कैसे करें और क्यों करें?
ठीक, नंबर 1। नंबर 2, सदर साहब अपना किरदार अदा करते रहे और उस किरदार में वो पेशरफ नहीं हो सकी। संजीदगी से हम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन हमने देखा कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन का माहौल था, तो बात आगे ना बढ़ सकी। तो शाह जी, अगर इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ता मुनक़ता हो गया है, बहाल नहीं हुआ, वो पॉलिटिकल हो गए, आपकी मिन्नतें और जो कर रहे हैं इमरान खान साहब के खुदारा नोटिस लीजिए हालात का, उधर भी कान नहीं धर रहे, तो फिर दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप खुद अपने कॉलीग्स के साथ बैठ जाएं या फिर वापस असेंबलियों का रुख कर लें, क्योंकि आप इस पूरे प्रोसेस को स्पेयरहेड कर रहे हैं। क्या वापसी का रास्ता नामुमकिनात में से है? देखिए, इस वक्त हम असेंबलियों से बाहर हैं और पार्टी की पोजीशन यही है, जो ऑफिशियल पोजीशन है, कि हम समझते हैं कि इन असेंबलियों में मुल्क के जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उनको हल करने की सकत नहीं है। इन असेंबलियों के पास वो मैंडेट नहीं है जो मैंडेट दरकार होगा बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए, चुनाचे हल नए इंतखाबात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ मौजूद थे। ना असेंबलियों का रुख करने में दिलचस्पी रखते हैं, ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत को संजीदगी से ले रहे हैं, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट से कोई रबाबत के हवाले से कोई अच्छी खबर सुनाने की पोजीशन में। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के नए एतराफ़ का, कि जिसने मुकम्मल तौर पर पिछले 8 माह की कहानी को एक्सपोज करती है। अहम तरीन जगह पर अहम तरीन बैठक हुई है और बात की गई है कि मुआशी मसाइल की को मद्देनजर रखते हुए हालात हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। 6 माह से लेकर 2 साल का इंटरिम गवर्नमेंट लाने के ऊपर अहम तरीन बैठक हुई है और ये कहा गया है कि शायद सियासतदान इन मसाइल का हल नहीं कर सकते, ना ही तदारुक कर सकते हैं, इसलिए केयर टेकर गवर्नमेंट लाई जाए। नाजरीन, अवामी मुश्किलात को समझने और मसाइल का इदराक रखने और मुईशत को ठीक करने की दावेदार हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होती दिखाई दे रही है। 8 माह कबल अदम एतमाद तहरीक पेश करने से कबल अवाम को डिफॉल्ट के खदशात से आगाह करने, इमरान खान को मुआशी तबाही और सफारती तन्हाई का ताना देने वाली हुकूमत के सरबरा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया है कि हमें तो पता ही नहीं था कि मुल्क के हालात इतने खराब हैं। 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है। IMF का मुआहदा खत्म हो चुका था, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। आपको शायद सुर्खी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रही है। वजीर आजम का अब ये इंकशाफ है, वी डिड नॉट नो वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट व्हेन टुक ओथ, यानी कि रियासत को बचाने की दावेदार हुकूमत जो है कि डिफॉल्ट होने लगा था, उसको मालूम ही नहीं था, ना ही खदशा था। एंड इज एब्सोल्युटली राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज देयर वाज नो इंडिकेटर ऑफ अ डिफॉल्ट, दैट इज व्हाई ही डिड नॉट नो। हुकूमती तरजीहात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वजीर आजम बमा अपनी काबीना बड़े बड़े मंसूबों के फीते काट रहे हैं, जबकि ये वही वजीर आजम है कि जिनका दावा था कि सस्ती रोटी के लिए उन्हें अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो बेच देंगे। मैं आज यहाँ पर एक ऐलान करना चाहता हूँ, जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। और अब अहम जगह पर अहम बैठक में केयर टेकर सेटअप की बात की जा रही है, क्योंकि ना कपड़े बिके, ना आवाम को सस्ती रोटी मिली और ना ही IMF से किस्त वसूली हो पाई है। IMF से किस्त वसूल ना होने की वजह से मालियाती मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत ने महज 5 माह में $5.1 अरब का कर्ज उठा लिया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 14% ज्यादा है। और ये सब कुछ करंट अकाउंट खसारे, गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर और IMF प्रोग्राम की बहाली ना होने की वजह से लिया गया है। अप्रैल 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल $16.4 अरब के ज़र मुबादला ज़खायर थे, जिनमें से $10.5 अरब स्टेट बैंक, जबकि तकरीबन $6 अरब कमर्शियल बैंकों के पास थे, जो इस वक्त कम होकर $6 अरब स्टेट बैंक और $5.9 अरब कमर्शियल बैंकों के पास हैं। यानी कि कोल्ड डॉलर रिजर्व्स में तकरीबन $4 अरब की कमी वाक़ई हो चुकी है और इस कमी को $5 अरब नया कर्ज लेने के बावजूद भी नहीं रोका जा सका, जबकि डॉलर की कदर में भी अप्रैल से अब तक 73 से इजाफा हो रहा है। 9 अप्रैल 2022 को जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, उस दिन डॉलर का रेट $188.18 था, जो आज
226 रुपए में ट्रेड हो रहा है, यानी कि पाकिस्तानी रुपए में महज 8 माह के दौरान 38 रुपए की कमी वाक़ई हो चुकी है। और जहां तक स्टॉक एक्सचेंज की बात है तो 9 अप्रैल को 40,116 पर यह बंद होने वाला KSE 100 इंडेक्स इस वक्त भी 40,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद से नीचे ट्रेड हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने यह भी दावा किया है कि 2017 से कबल सब अच्छा चल रहा था, मगर जैसे ही इमरान खान हुकूमत में आए सब कुछ खराब हो गया। 2017 तक की बात है, उसके बाद हर चीज पर एक गुलाफ रख दिया गया और कंबल तान कर ख्वाब खरगोश में वो हुकूमत पाकिस्तान की इज्जत को इमरान नियाजी ने खाक में मिलाया। खाना काबा के मॉडल की जो घड़ी थी, चीन जैसे दोस्त मुल्क को और दूसरे बरादर मुल्कों को उस हुकूमत के सरबराह इमरान नियाजी ने इतना नाराज कर दिया था कि मैं अगर कोई एक वाकया आपको यहाँ बता दूं तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। मगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाने से कबल यही हुकूमती नुमाइंदे 4 साल मीडिया और अवाम को यह बावर करवाने में मसरूफ रहे कि जब हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है मसला क्या है और इसका हल कैसे निकालना है। देखिए, इस हुकूमत से तो अवाम को सिर्फ रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह निकलेगा इस भंवर से। ये हमारा मुल्क है, इसको संवारना हमारी जिम्मेदारी है और हमने ये हुकूमत ली है अपनी मेहनत से और इंशाल्लाह इसको बेहतर करके दिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। सिर्फ यही रास्ता है, हमने पहले भी किया है, हम कर सकते हैं और हम कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फिर जब इमरान खान हुकूमत का खात्मा हुआ तो यही PDM की क़यादत इस बात पर जोर देती रही कि हमें कोई शौक नहीं था और अगर हम ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जब खान साहब की हुकूमत गई थी तो इस मुल्क जो था एक बहुत ही बड़े बहरान में था और एक दिवालियेपन की तरफ जा रहा था। इतना ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं देखा है। अल्लाह माफ़ करे, अगर हम इस वक्त सही स्टेप्स नहीं लेते तो हम बहुत बुरी जगह पर चले जाएंगे। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, यू आर एट द एज ऑफ द प्रेसिपिस, देन यू आर लुकिंग एट डिजास्टर। लेकिन अब ये एतराफ़ वज़ीर आज़म ही कर रहे हैं कि हमें आने से पहले मालूम नहीं था कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर हैं, यानी कि एक बार फिर बार बार गलत बयानी की गई। और अब जबकि PDM की हुकूमत में आए 8 माह गुजर चुके हैं और अवाम की चीखें आसमान को पहुँच चुकी हैं, तो इमरान खान और खुर्रम दस्तगीर की बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान का जो गट्स जोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे। हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, इस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस। साबित होता है ये बातें दुरुस्त थीं क्योंकि डिफॉल्ट का खतरा नहीं था। ये भी साबित हो रहा है कि ना तो PDM के पास कोई प्लान था, ना ही कोई लाहे अमल कि मुल्की मसाइल को हल कैसे करना है, क्योंकि सफारती तन्हाई अभी भी बरकरार है। दोस्त ममालिक की जानिब से कोई सरमायाकारी नहीं दी जा रही। तो जहां तक IMF का ताल्लुक है नाजरीन, इसके डूम और के मुतालबे जोर पकड़ते जा रहे हैं। जहां तक अवाम का ताल्लुक है, इसके लिए भी हर गुजरते दिन के साथ बुनियादी इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में इजाफे की खबर आ रही है। हम आपके सामने तकाबुल के साथ इस वक्त मौजूदा सूरत हाल रखते हैं कि जिसका बराह रास्त असर अवाम पर पड़ता है। सबसे पहले महंगाई की शरह और अशिया खुर्दोनोश पर नजर डालते हैं। 7 अप्रैल 2022 यानी कि अदम एतमाद तहरीक से महज 2 दिन कबल गंदम का 10 किलो का थैला औसत 604 रुपए का फरोख्त हो रहा था, जो इस वक्त 990 रुपए का बिक रहा है, यानी कि 387 रुपए का इजाफा। इसी तरह चक्की का आटा अदम एतमाद से कबल 77 रुपए फी किलो था, कि जो इस वक्त 140 का फरोख्त हो रहा है, यानी कि 2 गुना इजाफा। CNG 183 रुपए जो इस वक्त 248 रुपए पर पहुंच चुकी है, यानी कि 61 रुपए महंगा। और साथ ही 20 किलो आटे का थैला जो औसत 1180 का बिक रहा था, वो इस वक्त 1557 रुपए का बिक रहा है, यानी कि 377 रुपए महंगा। सबसे कम दर्जे का चावल 74 रुपए का फरोख्त हो रहा है, कि जो इस वक्त हो रहा था, जो इस वक्त एज वी स्पीक 102 रुपए फी किलो मिल रहा है। चिकन को देख लीजिए, 275 से 300 रुपए तक पहुंच चुकी है, 25 रुपए इजाफा। अंडे 130 से 274, 140 रुपए फी दर्जन महंगे। इसी तरह कुकिंग ऑयल 2460 से बढ़कर 2730, 177 रुपए इजाफा। इसी तरह मसूर की दाल 37 रुपए महंगी हो चुकी है, मूंग की दाल 96 रुपए, माश की दाल 93 रुपए, आलू 30 रुपए, प्याज 140 रुपए, टमाटर 2 गुना महंगे हो चुके हैं। इसी तरह 300 रुपए फी किलो हो चुके हैं और 85 रुपए मिलने वाली चीनी 95 रुपए
पहुंच चुकी है। नमक को देख लीजिए तो नमक भी 15 रुपए महंगा होकर 50 रुपए फी थैली हो चुका है। चाय के जो एक मजदूर से लेकर वजीर आजम तक सभी पीते हैं, ब्रांडेड पत्ती 250 रुपए से बढ़कर 413 रुपए की हो चुकी है, यानी कि 163 रुपए का इजाफा जुल्म है। पेट्रोल 152 रुपए था जो इस वक्त 216 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि डीजल 147 रुपए से महंगा होकर 230 रुपए का हो चुका है, यानी कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदतरीज 64 रुपए और 83 रुपए महंगाई, जिसने अवाम की चीखों को आसमान तक बुलंद कर दिया है। 7 अप्रैल 2022 को महंगाई की शरह 17.87 थी कि जो इस वक्त एज वी स्पीक 28.76 हो चुकी है, यानी कि सिर्फ महंगाई की शरह में 62% इजाफा हुआ है। और ये तमाम अदाद-ओ-शुमार इदारा शुमारियात की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। अगर ओपन मार्केट को देखा जाए तो इदाद-ओ-शुमार और भी होशरुबा हो जाते हैं। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान अशिया खुर्द-ओ-नोश से लेकर तमाम मुआशी इशारिये मंफी तस्वीर पेश कर रहे हैं। महज 8 माह के दौरान गंदम, रोटी और नान की कीमत में 80% इजाफा देखा गया है। रवां साल गंदम की फी मन कीमत में 350 रुपए तक इजाफा हुआ, जबकि सरकारी सस्ते आटे का 20 किलो का थैला 315 रुपए महंगा हुआ। जनवरी 2022 में रोटी की कीमत 10 रुपए जबकि नान की कीमत 15 रुपए मुकर्रर की गई थी। इस वक्त 20 और 15 रुपए है। इस वक्त अगर पाकिस्तान भर में आटे की कीमत देख ली जाए तो कराची में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए और चमन में 100 किलो आटे का थैला 12,000 रुपए का हो चुका है, जबकि हुकूमती दावा यह है कि 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपए का बिक रहा है। इसी तरह हफ्तावार महंगाई में भी 29% इजाफा हुआ है, जबकि सालाना बुनियादों पर प्याज की कीमत में 480%, मुर्गी 67%, पेट्रोल 52%, डीजल 65%, अंडे 47% महंगे हुए हैं। एक जानिब अवाम 2 वक्त की रोटी को तरसने लगे हैं और दूसरी जानिब ये हुकूमत डिनायल में है। लेकिन जिस तरह आपको खबर दी, अहम जगह पर अहम बैठकों का आगाज हो चुका है और एक लंबी केयरटेकर सेटअप के ऊपर मुशावरत शुरू हो चुकी है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, आज की हेडलाइंस भी छपी हैं, हमने तफसीली इब्तदाइये में भी दिखाया। वजीर आजम कहते हैं डिड नॉट नो वेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट व्हेन वी टुक ओथ। बड़ा डेजावू भी हुआ सर, यही बात बहरहाल लाइल्मी के इतराफ इमरान खान साहब भी करते थे जब आप लोग जगहसाई करते थे, लेकिन वजीर आजम का यह कहना कि हम नहीं जानते थे कि वे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट, सर मेरे नजदीक तो ही इज राइट बिकॉज देयर वाज नो इंडिकेटर ऑफ अ डिफॉल्ट, और इसीलिए शायद वो नहीं जानते थे। कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी ऑफ अ पॉसिबल डिफॉल्ट इन एनी मीटिंग बिफोर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया गया। जितनी भी मेरी अपनी भी गुफ्तशुनीद हुई, हमने भी चेकिंग, देयर वाज नो टॉक ऑफ दिस। सो अगर आप इजाजत दीजिए और इसी को इंडोर्स करने के लिए, इफ यू जस्ट कंपेयर लास्ट ईयर के दिसंबर के रिजर्व नंबर्स आज इस साल के से, तो सर पिछले से मुराद के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले 17.8 अरब वर्सेस 6.1 अरब जो अब है रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप एक्सचेंज रेट को भी देख लें, सो दैट आल्सो रिमेन स्टेबल विद इन 170s फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। तो डिफॉल्ट इंडिकेटर तो यही 2 एलिमेंट्स होते हैं। अब आपके योर रिजर्व्स एंड स्टीप डिवैल्यूएशन या तो फिर वाइल्ड स्विंग्स हो, इन तीनों चीजों में से कुछ नहीं था। तो वजीर आजम साहब तो फिर दुरुस्त बात कर रहे हैं। पहले तो हमें इंडिकेटर का फैसला कर लेना चाहिए। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पिछली, तो हमें बताया जाता था कि करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है मुल्क की जो मुआशी सेहत का। अब चूँकि आज वो कंट्रोल में है और पीटीआई के मुकाबले में 50% कम है, यानी आधा है इस करंट अकाउंट डेफिसिट, तो अब वो कोई और इंडिकेटर्स पिक कर लिए जाते हैं। वज़ीर आज़म की जो मुराद है वो ये इस बात से है कि जो IMF का मुआहिदा इमरान खान ने तोड़ा और उसके जो मुज़मरात थे कि हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से बैरूनी दुनिया में किस कदर पाकिस्तान की जो साख है वो मुतासर हो चुकी है। हमारे दोस्तों में, हमारे पार्टनर में, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो IMF है और जो इस तरह के बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, कि इमरान खान ने अपनी जो उनकी एक गैर मुस्तकिल और रैंडम पॉलिसीज़ थी उनके ज़रिए पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से जो डिफ़ॉल्ट के इश्यूज़ थे वो किसी वक्त भी वहाँ हमारे जो पहले चंद माह थे उसमें दूर नहीं थे। आपको मालूम है कि उस वक्त कॉन्सिक्वेंसेस, आपने कहा कि जी दिसंबर में
मामलात जो थे वो कंट्रोल में थे। दिसंबर में अभी फरवरी की जो रूस का हमला था यूक्रेन के ऊपर अभी नहीं हुआ था, जिसके नतीजे में फिर पूरी दुनिया में ना सिर्फ तेल का बल्कि कोयले का और गैस का बहरान आया, तमाम फॉसिल फ्यूल्स का एक बहरान आया, जिसका हमें फिर बहुत गंभीर सामना करना पड़ा अपने शुरू के दिनों में। तो उसकी वजह से ये दुरुस्त नहीं है कि अगर आप पिछले दिसंबर को, वैसे तो कैलेंडर ईयर कंपेयर हो सकता है, लेकिन एक ऐसा दिसंबर 2021 जब अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला करके तमाम एनर्जी प्राइसेस को और पूरी दुनिया में जो महंगाई का सैलाब आया, अभी वो नहीं आया था। तो हमें जो जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वो यही था कि ना सिर्फ हमारे जो दोस्त थे और पार्टनर्स थे उनके साथ उनमें हमारी साख खराब हो चुकी थी, बल्कि उन दोस्तों में और पार्टनर्स को भी उसी तरह के चैलेंजेस का सामना था जिस तरह का हमें था। ठीक है, मगर खुर्रम साहब चले दिसंबर का अगर ना भी स्पेसिफिकली बात करें, फरवरी में रशिया का टूर और विजिट जो है वो सारा मैंने खुद कवर किया। आप मार्च और अप्रैल की हेडलाइंस उठा लें सर, तब के दादोशुमार उठा लें, बल्कि मैं एग्जैक्टली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के आगे पीछे आपको लेकर चलती हूँ। महंगाई 17.87% थी, अब 28.76% हो गई है, यानी 62% का इजाफा हुआ है। ये 7 अप्रैल की मैं बात कर रही हूँ 2022, 2 डेज बिफोर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। गंदम का 10 किलो का थैला आप उठा लीजिए सर, और आज उठा लीजिए 604 रुपए इसकी कीमत होती थी, आज 900 रुपए कीमत हो गई है, यानी कि 387 रुपए का ये इजाफा हुआ है। चक्की का आटा उठा लीजिए 77 रुपए फी किलो और आज 140 रुपए फी किलो हो गया, यानी 2 गुना इजाफा आप इधर देख लीजिए। अगेन 7 अप्रैल 2022 उठा लेती हूँ, दैट सूट्स यू। सीएनजी 183 रुपए थी, आज 248 हो गई है, 61 रुपए महंगा इधर आप देख रहे हैं। 20 किलो का थैला आटा देख लीजिए 1180 था, अब आप देख रहे हैं कि 1557 रुपए हो गया। इसी तरह सर एक लंबी फहरिस्त है, दाल, चिकन, सबसे कम क्वालिटी का चावल भी उठा लीजिए, आप बिजली से लेके आप किसी भी इशू के ऊपर आ जाएं। आप लोग तो रियासत बचाने आए थे, सो कौन सा ऐसा स्टेटिस्टिक है जो मंफी नहीं हुआ, या कोई ऐसी हेडलाइन मुझे उठा के दिखा दीजिए कि डिफॉल्ट के हम दहाने पर नहीं थे और कोई रियासत बचाने के लिए हमने वो किया जिसकी इमरान खान में हिम्मत नहीं थी या वो नहीं करना चाहते थे किसी वजह से, और वो ये था कि IMF के साथ मुआहिदा बहाल करने के लिए, जिसके पाकिस्तान को जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसके लिए ज़रूरत थी। फिर हमने वो कॉन्सिक्वेंसेस सारे बर्दाश्त किए। उस दौरान मुस्तकिल यूक्रेन वॉर की वजह से एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही थी, हमें वो फिर एनर्जी प्राइसेस मजबूरन बढ़ानी पड़ी ताकि हम फिर IMF के साथ अपना मुआहिदा बहाल करवा सकें। वो जो मुआहिदा बहाल ना करवा के ये बातें अगर इमरान खान की हुकूमत होती, उन्हें भी कुछ अरसे बाद ये बात समझ आ जानी थी कि IMF से मुआहिदा किए बगैर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस किस्म की सिचुएशन रेज होगी कि जो $100 में आपको अगर लेट्स से कि 1 टन कोयला आता था, वो उसमें सिर्फ 250 यानी 1/4 कोयला आना शुरू हो गया कि वो कोयले की कीमत जो है वो 4 गुना हो गई, $100 से 400 हो गई। तेल की कीमत बढ़ गई, गैस का तो कंपेरेबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि गैस जो है वो रूस यूक्रेन के बाद जब फाइनली कुछ हफ्तों बाद रूस ने गैस की सप्लाई बंद की यूरोप को, तो यूरोप ने पूरी दुनिया की गैस सप्लाई सक इन कर ली, और गैस की कीमत जो है वो जितनी भी ज़्यादा थी वो उस पर आज भी उस तरह उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हुई, अब जबकि 1 साल होने को आया है। तो ये बहुत सीरियस इश्यूज थे जिसका हमने सामना किया, और रियासत को बचाते हुए IMF को फकत मिसकैलकुलेशन थी या क्या बात थी? आपका तो फिर वो ओरिजिनल वाला बयानिया जो है आज भी वजन रखता है कि आप लोग सिर्फ आए थे क्योंकि इमरान खान अपना चीफ लगा के आप सबको अंदर करने वाले थे और सियासत खत्म करने वाले थे आप सबकी अपने बकौल। तो वो आज वो होल्ड करे तो समझ आती है, क्योंकि लेजिस्लेशन भी हो रही है, केसेस भी खत्म हुए जा रहे हैं, वो सब। जी इस वक्त पार्लियामान में जो जमातें वफाकी हुकूमत में मौजूद हैं वो 2018 के वोटिंग की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही रिग्ड और धांधली ज़्यादा इंतखाब था। उसके बावजूद पार्लियामान में जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो 68% वोटों की नुमाइंदा हैं। तो
तो अगर एक जमात निकल भी जाती है तो हमारे पास, अगर हमें ये महसूस हुआ कि हम जो हैं अपनी मेजॉरिटी साबित कर सकते हैं ना सिर्फ वोटों के लिहाज से बल्कि रिश्तों के लिहाज से, तो हमने वो काम किया और हम आगे लेकर चले। बिकॉज और बहुत कॉन्सिक्वेंसेस थे कि अगर ये फॉरेन पॉलिसी इस तरह इमरान खान की थी वो कायम रहती तो पाकिस्तान की मजीद तबाही होनी थी। अब तो बहुत एक मुश्किल से एक हमने ताल्लुक कायम किया हुआ जिसकी वजह से हम आगे लेकर चल रहे हैं। मुश्किलात बेशुमार हैं। इसके अंदर मुईशत फैक्टर नहीं थी, मुईशत फैक्टर नहीं थी सर। रशिया यूक्रेन की जंग छिड़ चुकी थी, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस एक्सप्लोड कर चुकी थी, गैस के मसाइल हो चुके थे, हम खुद रिपोर्ट कर रहे थे। सो इकोनॉमी वाज़न्ट द इशू, डिफॉल्ट वाज़न्ट द इशू, द इशू वाज एग्जैक्टली जो आपने सैयद तलत हुसैन साहब के शो में कहा कि सियासत बचानी थी आके, जिसको फिर आप जी नहीं। हमें पहली बात यह है कि जब हमारी हुकूमत आई, जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, अभी रशिया यूक्रेन वॉर को सिर्फ 5 हफ्ते हुए थे। अभी उसके तमाम कॉन्सिक्वेंसेस, जो तबाहकुन कॉन्सिक्वेंसेस गैस के हवाले से, तेल के हवाले से, कोयले के हवाले से भी सामने नहीं आए थे। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे जो पूरी दुनिया की मईशतें मुतासिर हुई हैं वो उसके बाद हुई हैं सब। वो अप्रैल मई जून का जो जी सर, बट सैंक्शंस हैड ऑलरेडी बीन स्लैप्ड ऑन सर, हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर सैंक्शंस स्लैप ऑन हो चुकी थी। एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी, हाँ। तो अब इशू ये है कि वो जो मईशत की जो मैनेजमेंट है वो हमें सबसे बड़ा उसमें रुकावट यही आ रही है कि माजी के बरक्स हमारे जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे ऐसे मुश्किल हालात में, वो इमरान खान के जहरीले पानी में अब मजीद मीठा पानी डालने के लिए तैयार नहीं है। और उनको ये कन्विंस करना कि ये जो हुकूमत आई है, ये वो हम जब उनसे ये कहते हैं, वो कहते हैं क्या वो रियासत पाकिस्तान नहीं थी जिसको इमरान खान हेड कर रहे थे। IMF के साथ भी मुआहिदा जो है वो उसमें मेरे दस्तखत नहीं है, उस पर इमरान खान के दस्तखत हैं। उनकी तरफ से ये अंडरटेकिंग, आप लोगों ने, अगर मुझे दस्तगीर साहब आप इजाजत दीजिए, और हमने वो आप लोगों ने जिसके नतीजे आप लोगों ने इन 8 माह में अचीव क्या किया है? इसहाक डार साहब कह रहे थे 3 हफ्ते कबल के दोस्त ममालिक 2 हफ्तों के अंदर, पहले कहा 11 से 13 अरब दे देंगे, फिर कहा 2 अरब दे देंगे। दोस्त ममालिक ने अभी तक कुछ नहीं दिया। IMF की डील जो है वो भी हचकोले खा रही है, वो भी एतमाद करने को तैयार नहीं है। अभी भी हम एक उसी तरह आइसोलेशन में ही दिख रहे हैं। मुईशत जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है, अवाम की चीखें निकल आई हैं। हुकूमत ने महज 5 माह में जो है 5.1 अरब डॉलर का कर्ज उठा लिया है, कि जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अगर आप देखें 14% ज्यादा है। अब ये सब कुछ करंट अकाउंट खसारे और गिरते हुए ज़र मुबादला ज़खायर और IMF प्रोग्राम की बहाली ना होने की वजह से लिया जा रहा है। सो इन 8 माह में आपने बेहतरी की क्या है फिर? जी मैं फिर दोहरा देता हूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में आधा हो गया। और अगर यही सबसे बड़ा इशारिया है पाकिस्तान की मुआशी सेहत को जज करने का, तो वो हमने अचीव कर लिया, जिसकी वजह से आज भी जो आप इस पे ज़रूर आपके नाजरीन भी कहते होंगे कि जी ओपन मार्केट रेट डॉलर का तो बड़ा ज़्यादा है, लेकिन डॉलर का जो इंटर बैंक रेट है वो आज भी स्टेबल इसी वजह से है पिछले कुछ हफ्तों से, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है। तो लिहाजा वो इनफ्लोज आउटफ्लोज का बैलेंस हमने अचीव कर लिया है। तो लिहाजा जो डॉलर की ऑफिशियल कीमत है वो स्टेबल है। अब जो पाकिस्तान में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड क्रिएट हुई है डॉलर्स की, कि हर कोई चाहता है कि जी वो रुपए में ना रखे और हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें, उसकी वजह से जो ओपन मार्केट रेट है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो इंटर बैंक रेट है वो एक स्टेबल चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। असल बुनियाद तो वही है जिस पे तमाम इंटरनेशनल कैलकुलेशंस होनी है और जिसकी बुनियाद पे हमें आगे बढ़ना है। तो आप लोग कंफर्टेबल हैं, यानी कि आपको नहीं फर्क पड़ रहा कि अप्रैल 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल 16.4 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला ज़खायर थे, कि जिनमें से 10.5 अरब डॉलर स्टेट बैंक के थे, जबकि तकरीबन 6 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों के पास थे। लेकिन इस वक्त कम होकर ये 6 अरब डॉलर स्टेट बैंक और 5.9 अरब डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंकों के पास हैं, यानी कुल डॉलर रिजर्व्स में तकरीबन 4 अरब डॉलर की कमी आई है। दैट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट फिगर, या इस कमी को 5 अरब डॉलर नया कर्ज लेने के बावजूद भी अगर हम नहीं रोक सक रहे, अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आपके लिए अभी भी रेड सिग्नल्स नहीं है? मैं डॉलर की कदर में नहीं आ रही सर, बिकॉज वो भी आप जानते हैं बेहतर, आप कह रहे हैं स्टेबल हो गया है, लेकिन अप्रैल से अब तक 73 से इसमें भी इजाफा हो रहा है। खुर्रम साहब, 9 अप्रैल 2022 को भी जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी, उस दिन भी डॉलर का रेट 188 रुपए 18 पैसे था। आज ये 226 रुपए में ट्रेड हो रहा है सर, यानी कि पाकिस्तान के रुपए में भी महज 8 माह के अंदर 38 रुपए की कमी आई है। जी हमारे लिए किसी भी तरह भी हम ये नहीं कह सकते कि हम आराम में हैं। हमें
सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त जो हमारी मुआशी तौर पर है वो ये है कि हमारा जो अंदरूनी कर्जा है उसकी जो रीपेमेंट है, मैं बैरूनी कर्जे की बात नहीं कर रहा, अंदरूनी कर्जे की जो रीपेमेंट है उसमें जो एक भयानक इजाफा इमरान खान साहब करके गए हैं। ये बात याद रखिए कि वो कहते थे 30,000 अरब 30,000 अरब 30,000 अरब, जो वैसे गलत फिगर थी, असल में 24,000 अरब थी। लेकिन वो जो टोटल डेट्स एंड लाइबिलिटीज का भी आप हिसाब लगा लें तो जो हम 30,000 अरब पर छोड़ कर गए थे, इमरान खान साहब सिर्फ 4 सालों में उसको 56,000 अरब छोड़ कर गए हमारे लिए अप्रैल 2022 में। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज है कि सिर्फ 4 साल में आपका कर्जा 70% बढ़ गया है, उसकी रीपेमेंट्स है, वो सबसे बड़ा क्राइसिस है। जो फॉरेन रीपेमेंट्स है वो बहरान नहीं है, हम उसमें कंफर्टेबल हैं, लेकिन असल में जो आने वाला बजट है और जो ओवरऑल पाकिस्तान की फिजिकल सिचुएशन है उसमें इंटरनल डेट की रीपेमेंट सबसे बड़ा हमारे लिए परेशानी है। अदरवाइज फॉरेन इश्यूज हैं उनको हम अपने मुसलसल कोशिश से हल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर कायदीन में से आप काउंट होते हैं। आपको याद पड़ता है कि डिफॉल्ट का खतरा डिस्कस हो रहा हो किसी भी मीटिंग में बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज लॉन्च्ड? जी, ये मुस्तकिल आपको पता है उन्हीं दिनों में श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट हुआ था और जिसकी वजह से ये बात सामने आई थी कि क्या पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमें भी पेट्रोल के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगानी पड़ेगी। जी, एक बंदा 4 लीटर से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। ये सिचुएशन आपको मालूम है कि तस्वीरें आ रही थी कि लोग बोतलें लेकर श्रीलंका में पेट्रोल पंपों पर खड़े हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने शायद उस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा हमने परचेज़ की पेट्रोल की मई और जून में, ताकि पाकिस्तान में जो फ्यूल की सप्लाई है वो आपको मालूम है कि एक दिन भी अल्लाह के करम से मुतासर नहीं हुई, बिकॉज सफिशेंट फ्यूल सप्लाई रही है पूरे मुल्क में। उसी के कॉन्सिक्वेंसेस थे कि हमने इस तरह के एक्शंस लिए कि मुल्क में एक स्टेबिलिटी रहे। अभी भी जो महंगाई का इशू है वो बहुत सीरियस है, लेकिन वो हमारे फिजिकल इशूज़ का जुड़ा हुआ है, जहाँ डेट रीपेमेंट इस वक्त सबसे बड़ा हमारे लिए बोझ है। खुर्रम साहब, दुरुस्तगी के लिए आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हफ्ता 10 दिन बाद श्रीलंका डिफॉल्ट किया था, तो उन्हीं दिनों में ये बात नहीं हुई थी, उन मीटिंग्स के अंदर बहरहाल डिफॉल्ट का जिक्र नहीं हुआ था। मगर बहरहाल अब आप लोग अपनी अहम तरीन तैनाती कर चुके हैं, अगले इलेक्शन की बाज़गश्त है, बात हो रही है, कहीं ना कहीं अंदरूनी मीटिंग्स में अब ये कहीं ना कहीं महसूस होता है कि गलती कर ली गई, मिसकैलकुलेशन थी, इनको अपने बोझ तले खुद ही दब जाना बेहतर था, हम ना ये मलबा सर उठाते जिस तरह मरियम साहिबा कहती थी। जी देखिए, ये अब इस पर बहस करना लाजानी है, वो हो चुका है। हमारे सामने एक चैलेंज है मईशत की बहाली का, खारजा पॉलिसी की बहाली का, और जो आपकी जो मैं गुफ्तगू सुन रहा था साबिक वज़ीर ख़ारजा से, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने जो दोबारा से सर उठाया है, और उसमें मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि सबसे पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पिछले साल गालिबन अगस्त या सितंबर में पहली आम माफ़ी का ऐलान किया था कि हम आम माफ़ी देना चाहते हैं, जिसको फिर उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दोहराया था। और वो जो ऑफ़र थी, पेशकश थी आम माफ़ी की, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी थी। इसके नतीजे में फिर एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने गुफ्तगू की, सीज़ फायर हुआ, फिर सीज़ फायर भी ख़त्म हो गया। तो हमारे सामने ये 3 चैलेंजेस हैं, महंगाई का, खारजा पॉलिसी का और दहशतगर्दी का, वो हमारे सामने। और चौथा जो है एक फाशिस्ट जमात से जिसके सरबराह इमरान खान है, हमें सामना है। हम इन चारों चैलेंजेस की आंखों में आंखें डालकर निपटेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्या मुस्लिम लीग नून भी दावत देना चाहती है तहरीक इंसाफ को वापस असेंबलियों में? जी, मैं आपके नाजरीन भूल जाते हैं, तहरीक इंसाफ असेंबली में मौजूद है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वो मुकम्मल तरह बराजमान है अपनी नशस्तों पर। तो अव्वल तो उनका ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हम असेंबलियों से बाहर आ गए। वो ऐवान बाला में मौजूद है, हर रोज़ मौजूद होते हैं, और असेंबली में अगर वो आना चाहते हैं तो उनको हम रोक नहीं सकते। अगर वो आ जाएं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये समझ, अगर वो ये समझते क्या वजीर आजम ऑफिशियली दावत देंगे? सर, आपने कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे थे संजीदगी से तब लेंगे जब वजीर आजम शहबाज शरीफ दावत देंगे। जी, अभी तो हमारी इस पर कोई मुशावरत नहीं हुई कि क्या वज़ीर आज़म को ये दावत देनी चाहिए।
हमारा फोकस इस तरह मैंने कहा इस वक्त मुईशत की मैनेजमेंट पर है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है, दहशतगर्दी पर है। चौथा जो है उसमें हमें ज़रूर सैलाब ज़दगान की जो मुकम्मल बहाली है वो भी हमारे सामने चैलेंज है। हम तो इस पर फोकस्ड हैं। तहरीक इंसाफ ने अपना फैसला खुद करना है। एक ऐसी जमात जिसका सरबराह किसी से हाथ में अप्रैल मई में फिर आपको इलेक्शंस होते दिख रहे हैं सर? उसको ऐसी दावत देना मैं जी इलेक्शंस इंशाअल्लाह अक्टूबर के जो समझ लें कि पहले 11 दिन हैं उनमें किसी एक दिन इंतखाबात होंगे 2023 में, क्योंकि असेंबली अपनी मुद्दत 12 अगस्त को पूरी करेगी, 60 दिन में इंतखाबात होने हैं। तो 12 अक्टूबर 2023 को या उससे एक दिन पहले इंतखाबात हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, पीडीएम की जमातों के अंदर अपनी अपनी आरा पाई जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी दावत दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से अभी तक गुफ्तगू शुनीद की नहीं है कि क्या स्टेटस है। और इलेक्शंस पीपल्स पार्टी के अंदर लतीफ़ खोसा समेत ऐसी आरा सामने आ रही हैं कि पहले हो जाए तो कोई आसमान नहीं गिरेगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये मानना है, जिस तरह आपने खुर्रम साहब को सुना, कि अक्टूबर के पहले 10 दिन में इलेक्शंस होंगे। नाज़रीन, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा गया है कि इस वक्त टेक्सटाइल की सनत 50% पैदावारी गुंजाइश पर काम कर रही है और आइंदा माह से टेक्सटाइल की माहाना बरामदाद $1 अरब से भी कम होने का खदशा है। हालात बहुत गंभीर हैं, बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान ने रवा माह $1 अरब बॉन्ड अपने पेमेंट तो की, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट का खदशा बरकरार है। लेकिन ये वो डिफ़ॉल्ट का खदशा है कि जिस हवाले से ये हुकूमत जब आई थी, इसको दूर दूर तक ना परेशानी थी, ना इसकी कोई भी गुफ्तगू किसी मीटिंग के अंदर हो रही थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले। इसका इंकशाफ शहबाज शरीफ साहब ने खुद कर दिया है। अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर खिताब करते हुए साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो भी ये मान चुके हैं कि आज पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है, अगर IMF नहीं आया तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, क्योंकि IMF को अभी तक राज़ी नहीं किया जा सका। एक तरफ पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने का खतरा है, तो दूसरी जानिब वज़ारत मनसूबाबंदी ने वज़ीर आज़म ऑफिस से मज़ीद 727 अरब रुपए के सालाना सेक्टर डेवलपमेंट फंड्स में इजाफे की मांग कर दी है। इन 727 अरब में से 120 अरब के तरक्याती अखराजात हैं नाजरीन, जो सियासी नौयत के हैं, जिनका मकसद इलेक्शन में फ़ायदा हासिल करना है। हालात बहुत संजीदा नौयत इख्तियार कर चुके हैं। इस तमाम के बीच बड़े बड़े सनती सेक्टर्स पाकिस्तान में अपने प्लांट्स बंद कर रहे हैं। सुजुकी, होंडा, इंडस मोटर्स, फौजी फर्टिलाइजर्स जैसे प्लांट्स काम रोक चुके हैं, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले ही तकरीबन बंद हो चुकी है। बिजली गैस की अदम दस्तयाबी दरामदात पर कदगन, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सरमाए की किल्लत की वजह से LCs के खोलने में ताखीर की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस खत में कहा गया है कि इस वक्त टेक्सटाइल की सनत 50% पैदावारी गुंजाइश पर काम कर रही है। आइंदा माह से टेक्सटाइल की माहाना बरामदाद $1 अरब से भी कम होने का खदशा है। इसी तरह गैस से चलने वाले प्लांट्स की बंदिश ने जहां इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है, वहीं गैस की कमी के नतीजे में घरेलू सारिफीन भी मुश्किलात का शिकार हैं। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 1200 MMCFD तक पहुंच चुका है। कौम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। शरीफों की हुकूमत अनफॉर्चुनेटली कंक्रीट के मीनार खड़े करने में मसरूफ दिखाई दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ मुईशत पर वाइट पेपर निकालने का कह रही है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।